नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुटेरिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्फ्लेशन पढ़ लिया था, प्रभाव पढ़ लिया था, मापन नहीं पढ़ा था। आज हम लोग मापन पढ़ेंगे। और सबसे खास बात यह है कि पिछले 2 दिनों में दिवाली रहा, एक दिन मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो हम लोग आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और जो करंट अफेयर्स भी आपका बच गया है वो भी हम लोग लेंगे, इस वीक में कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा करके, ताकि वो बराबर पटरी पर आ जाए। और चूंकि मैं घर पे हूँ, आपको पता है दिवाली छठ का समय, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता है बिजली की जो समस्या है वो बनी रहती है, तो थोड़ा सा आप कॉपरेट करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो हम आपको रिकॉर्डेड भी दे देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में बाध्यता नहीं रहेगा, लेकिन फिर छठ के बाद से सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग इन्फ्लेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो मुद्रास्फीति का मापक अगर देखा जाए तो होलसेल के स्तर पर है एक, और एक कंज्यूमर के स्तर पर है, यानी थोक के स्तर पर और कंज्यूमर के स्तर पर। थोक के स्तर पर जो है वह हमको क्या क्या जानना होता है। हमको जानना होता है कि थोक के स्तर पर जो कैसे निकाली जाती है ये हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आइडिया आपको दूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि थोक के स्तर पर जो इन्फ्लेशन निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। और इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये सब सारी चीजें आपको आगे दिखेंगी। तो ये थोक के स्तर पर है और ये उपभोक्ता के स्तर पर है। ये तो दोनों चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है, क्या क्या हमको जानना है इसमें। हमको ये जानना है कि इसका बेस ईयर क्या होता है, और इसमें हमको ये जानना है कि इसको जारी कौन करता है, जारीकर्ता कौन है, इशूअर कौन है। ये दोनों चीजें हमको दोनों जगहों पर जाननी है। तो सबसे पहले हम उसको जानते हैं, और फिर हम समझेंगे कि भैया इसको निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है। देखो, निकालने के लिए एक तो हमको आधार वर्ष चाहिए होता है, बेस ईयर। क्योंकि जब तक बेस ईयर नहीं होगा हम कैसे जानेंगे कि हमको किससे तुलना करना है। जैसे मान लो आपने मुझे बोला कि सर आप लंबे हैं, तो मैं बोलूंगा ना भाई तुम मुझे मुझे किससे लंबा बोल रहे हो। तो चलो भाई, मैं एक्स आदमी से लंबा हूं और मैं एक्स आदमी से छोटा भी हूं, वाई आदमी से। तो कहीं ना कहीं एक बेस आपको देना पड़ेगा। वैसे मैंने बोला महंगाई है, तो आप पूछोगे ना भैया कौन सी महंगाई, कब की महंगाई, किससे महंगाई हुई है। तो आपको एक बेस ईयर चाहिए होगा कि हाँ भैया उससे महंगाई। इसलिए एक बेस ईयर की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ ये मैं मापने के दौरान बता रहा हूं, और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट होता है एक एवरेज का। अब आप कहो एवरेज मतलब वेट का। अब आप कहोगे सर ये एवरेज वेट क्या होता है। तो देखो, निकालने के समय हमको एक चाहिए बेस ईयर और एक चाहिए औसत वेट। वेट मतलब उसका भार। जैसे देखो, मुद्रास्फीति जब हम किसी आइटम का निकालेंगे इन्फ्लेशन, तो हर आइटम को हम लोग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आलू प्याज है, उसका भार हम ज्यादा लेते हैं, वेट ज्यादा लेते हैं, वेटेज, क्योंकि उसको हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही मान लो बॉटल है, उसको हम थोड़ा सा कम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। जैसे जूता है, उसको हम साल साल भर में इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः। अब कोई रोज जूता बदलता है उसको नहीं सोच रहे हैं हम। ठीक है। तो जनरल पब्लिक जो है वह औसतन अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है। मतलब इस्तेमाल करने की जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो अलग अलग होती है। और उसी के हिसाब से आइटम का वेटेज भी अलग अलग होता है। जैसे आप बोलते हैं हिस्ट्री का सवाल बहुत पूछा जा रहा है तो हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, करंट अफेयर्स का सवाल बहुत पूछा जा रहा है तो करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है, ज्योग्राफी का सवाल अगर कम पूछा जा रहा है तो ज्योग्राफी का वेटेज कम है। ऐसा आप बोलते हैं। तो ऐसा जब आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वेटेज का मतलब है जो बार बार आता है। तो वैसे ही इन्फ्लेशन निकालते समय भी वे आइटम्स जो बार बार इस्तेमाल होते हैं उसका भार हम ज्यादा रखते हैं, वेटेज ज्यादा रखते हैं। और जो थोड़ा सा कम बार बार इस्तेमाल होते हैं उसका वेटेज हम कम रखते हैं। जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं उनका वेटेज हम बहुत कम रखते हैं। जैसे आलू प्याज का वेटेज ज्यादा होगा, टूथपेस्ट का वेटेज उनसे कम होगा, और जूते का वेटेज उनसे भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि आलू प्याज हम हर 2 दिन 3 दिन पे इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट हम हर सप्ताह 2 सप्ताह पे इस्तेमाल करते हैं, और जूता हम हर 6 महीना साल भर पे इस्तेमाल करते हैं। उस हिसाब से वेटेज भी होगा। तो निकालते समय वेटेज और भार दोनों हम लोग जो है, वेटेज और बेस ईयर दोनों हम लोग देखते हैं। बहरहाल हमको निकालना तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए। तो देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है, तो एनएसओ। एनएसओ इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, उसका फुल फॉर्म आगे लिखा हुआ है। बेस ईयर क्या लिया जाता है, 2012। इसी बेस ईयर को बात है कि 2023-24 करना है। तो ये जो प्रोजेक्टेड है वो यही है, और प्रोजेक्टेड है क्या, इस पर फाइनल डिसीजन ले लिया गया है।
और फरवरी से इसी बेस ईयर पर जो है वो इंडेक्स जारी होगा। तो फरवरी महीने से इसी चीज को लेकर के इंडेक्स जो है वह जारी किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही उपभोक्ता फूड प्राइस इंडेक्स है, उसका भी कौन जारी करता है? एनएसओ। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है जो श्रम मंत्रालय जारी करता है, श्रम ब्यूरो उसकी एक बॉडी है वो जारी करती है। सीपीआई रूरल वर्कर है और एग्रीकल्चर वर्कर है जो श्रम मंत्रालय और श्रम ब्यूरो जारी करता है, जिसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है। इसका बेस ईयर 2016 है, इसका 1986 है। सरकार इसको 2016 करने पर विचार कर रही है। इसको तो कर दिया गया है 2023-24, इसको कर दिया गया है इसका आधार वर्ष। वैसे ही वेज रेट इंडेक्स है जो श्रम मंत्रालय और श्रम ब्यूरो, इसका भी 2016 है। होलसेल प्राइस इंडेक्स है जिसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, और 2011 जो है वह इसका भी बेस ईयर है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप तो अभी मुझे बताए, आपने मुझे भी कहा कि भाई तुम दो चीज याद कर लो। क्या क्या? अभी कमेंट जो है थोड़ा सा बाद में ही देखना रहेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो देखिए, आपने जो है वो मुझे कहा, जो भी डाउट होगा उसको बाद में देखते हैं, सब एक साथ ले लेंगे। तो देखिए, आपने जो है वो मुझे क्या कहा? आपने मुझे कहा कि सर आप जो है सीपीआई बताए और डब्ल्यूपीआई बताए। तो ठीक है, डब्ल्यूपीआई तो एक है, लेकिन सीपीआई के लिए आपने इतना सारा क्यों बता दिया? एक ये बता देते, एक ये बता देते। तो जी हाँ भाई, दूसरे क्लासेस में पढ़ोगे तो बस दो ही को बताया जाएगा। तो सर इतना क्यों बताया? इतना इसलिए बताया क्योंकि इन सब का भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि सीपीआई जो है ना वो अलग अलग होता है। जैसे सीपीआई ग्रामीण श्रमिक, कृषि श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक, खाद्य मूल्य सूचकांक, सब अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों है सर कि जो है वो इतना जो है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है? ठीक है, इतना जो अलग अलग देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का कारण सर क्या है? तो व्हाट इज द रीजन, इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसका कारण क्या है इसको बस समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कारण को थोड़ा सा समझने के लिए हमको जो है वह कुछ और भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक सामान्य तौर पर हम ये चीज को समझते हैं कि जैसे मान लो कि कोई अगर किसी का अगर सैलरी डिसाइड करना है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप ऐसे बोल देंगे कि भाई सैलरी ये रहेगा, कैसे डिसाइड करिएगा? तो सर सैलरी डिसाइड करने के लिए महंगाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार में भी रखा जाता है, डीए दिया जाता है, डियरनेस अलावेंस। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है सरकार महंगाई भत्ता देता है ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आप बिना महंगाई का किसी का सैलरी डिसाइड करेंगे तो वो आपके यहाँ काम ही नहीं करेगा। भाई आपने सैलरी, मान लो महंगाई ज़्यादा है और आप उसको 2,000 रुपये महीना दे रहे हैं, रहेगा? नहीं रहेगा। तो किसी की भी सैलरी डिसाइड करने के लिए हमको महंगाई का आंकड़ा हमको पता होना चाहिए। तो अगर हमको औद्योगिक श्रमिकों की सैलरी पता करनी हो, यानी मिनिमम जो वेजेज होते हैं उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए, वो अगर डिसाइड करना हो सरकार को, अगर सरकार को मनरेगा के वर्कर्स की सैलरी डिसाइड करनी हो, तो सरकार कैसे डिसाइड करेगी? सरकार के पास क्या ऐसा आंकड़ा है जिसके माध्यम से सरकार डिसाइड करेगी? तो सरकार के पास जो आंकड़ा है दैट इज यही सब, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। इसका जो सरकार के पास आंकड़ा है उसके माध्यम से सरकार औद्योगिक श्रमिकों की महंगाई का एक वैल्यू उसको मिलेगा, फॉर्मूला में पुट करेगी उस महंगाई को, और औद्योगिक श्रमिकों के लिए वेतन निकल जाएगा कि मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर एग्रीकल्चरल लेबरर्स या रूरल लेबरर्स का सरकार को अगर आंकड़ा पता है तो सरकार उसको मनरेगा के सैलरी वाले फॉर्मूले में डालेगी और इसके हिसाब से फिर मनरेगा का सैलरी डिसाइड हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग इंडेक्सेस हैं, ये सारे अलग अलग इंडेक्सेस को अलग अलग जगह जो है वह सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसको इस्तेमाल नहीं करती है, सरकार के द्वारा इसको जो है वह इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को थोड़ा सा आपको जो है वह याद रखना है। इसीलिए अलग अलग आंकड़े हमारे पास होते हैं और अलग अलग आंकड़े होते हैं और उसको अलग अलग बॉडीज जारी करती है, और अलग अलग बॉडीज जारी करने के साथ साथ इसके अलग अलग बेस ईयर भी होते हैं। इसका बेस ईयर 2023-24 कर दिया गया है, मतलब इसका बेस ईयर कर दिया जाएगा, और ये जो 27 फरवरी 2026 से इसी बेस ईयर के हिसाब से जो है वह चीजें पब्लिश होंगी। ठीक है, अब इसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसका नाम था विश्वनाथ गोलदार समिति। उसी ने ये बताया है कि ये बेस ईयर रखिए, विश्वनाथ गोलदार कमेटी। इसी ने ये बात बताई है। ठीक है, क्लियर है जी? तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए,
तो ये जो है ये अलग अलग उद्देश्यों से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में जानते हैं। देखिए अब मेनली सीपीआई पे आए हुए हैं। तो सीपीआई आपको पता है उपभोक्ता के स्तर पर या रिटेलर के स्तर पर, और ये थोक के स्तर पर। इसमें ध्यान देना है कि सीपीआई जो है वो वस्तुओं और सेवाओं दोनों को कंसिडर किया जाता है। यानी सीपीआई में जो हम इन्फ्लेशन निकालते हैं उसमें हम वस्तु और सेवा दोनों को लेते हैं। डब्ल्यूपीआई में केवल और केवल वस्तु को लिया जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि क्या आपके मन में सवाल हो सकता है कि जितनी भी भारत में वस्तुएं हैं, जितनी भी भारत में सर्विसेज दी जाती हैं, क्या सबका महंगाई निकाला जाता है सीपीआई से? या फिर डब्ल्यूपीआई में आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्या जितनी भी वस्तुएं हैं भारत में, क्या सबका हम थोक के स्तर पर महंगाई निकालते हैं? थोक के लेवल पर मान लो कोई वस्तु है, खाद्य वस्तु है, उसका दाम मान लो 20 था वो 25 हो गया, 2000 था 2500 हो गया, तो क्या ये सारी वस्तुओं का निकाला जाता है? कैसे होता है तो समझना है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं सीपीआई की तो सारी वस्तुएं और सेवाओं का नहीं निकाला जाता है। सीपीआई में कुछ लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज होते हैं। मान लो कि ये टोकरी है, इस टोकरी में कुछ आइटम्स रखे हैं, इसी आइटम्स का पहले से डिसाइडेड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने डिसाइड करके रखा है एनएसओ ने, और उसी आइटम का ही जो है वो महंगाई निकाला जाता है, यही गुड्स एंड सर्विसेज का। डब्ल्यूपीआई में भी आइटम्स की संख्या सेम है, मतलब सेम इन द सेंस आइटम्स ही रखे जाते हैं और उस आइटम्स के हिसाब से ही इन्फ्लेशन निकाला जाता है। अगर कोई ये कह दे कि पूरी वस्तुओं और सेवाओं का इन्फ्लेशन निकाला जाता है तो वो गलत बात है। पूरी वस्तुओं और सेवाओं का जो इन्फ्लेशन है वह इसमें नहीं निकाला जाता है। ठीक है, पूरी वस्तुओं और सेवाओं का इन्फ्लेशन नहीं निकाला जाता है। फिर आप कहेंगे कि सर पूरी वस्तुओं और सेवाओं का फिर कहां निकाला जाता है? आपने जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा था, याद होगा आपको, क्लास 2 में या 3 में। तो उस जीडीपी डिफ्लेटर में हम जीडीपी कैसे निकालते हैं? तो सर जीडीपी निकालते हैं किसी एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का। यहां सभी वस्तुएं और सेवा है, तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में भी किसी एक वर्ष के सभी वस्तुओं को लिया गया होगा, रियल जीडीपी में भी किसी एक वर्ष के सभी वस्तुओं को लिया गया होगा। हालांकि दोनों का निकालने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी वस्तुएं तो पूरे वर्ष की कवर की गई होंगी। तो जीडीपी डिफ्लेटर निकलता है नॉमिनल बाई रियल जीडीपी से, और नॉमिनल बाई रियल जीडीपी में सारी वस्तुएं कवर होती हैं, तो ऑब्वियसली जीडीपी डिफ्लेटर में भी सारी वस्तुएं कवर होती हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर में पूरा जो है वो वस्तुओं को कवर किया जाता है। सारी वस्तु और सेवा जीडीपी डिफ्लेटर के माध्यम से जब इन्फ्लेशन का रेट निकलता है तब उससे में कवर होता है। इन दोनों में सारी वस्तुएं कवर नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर जो वस्तुएं की संख्या है 614 है, इसका 697 है। सीपीआई में ग्रामीण वस्तुएं अलग होती है, शहरी वस्तुएं अलग होती है। इसका कारण है कि कुछ ग्रामीण वस्तुएं हो सकता है शहरों में ना हो, और कुछ शहरी वस्तुएं हो सकता है गांव में ना हो। जैसे मान लो गांव, शहर में फ्लैट होता है, फ्लैट का रेंट होता है, उसको शहरों में काउंट किया जाएगा, लेकिन गांव में ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसलिए सीपीआई यानी उपभोक्ता के स्तर पर महंगाई, शहरों में उसकी अलग सूची है, गांव में उन आइटम्स की अलग सूची है, इसलिए इसको अलग अलग हम रखते हैं। तो ये 614 है और ये 697 है। अब 697 में कुछ आइटम्स प्राइमरी आइटम्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं और कुछ फ्यूल आइटम्स हैं। तो ये जो है ना, ये अलग अलग आइटम्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये आइटम्स की सूची आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि अब आइटम्स की सूची आप ध्यान में रख रहे हैं, ऐसी कोई आवश्यकता जो है वह इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। क्लियर है जी? अब यहां पर वही लिखा हुआ है कि 23 मार्च मई 2019 को पहले दो बॉडी थी एनएसएसओ और सीएसओ, इन दोनों को मिला करके अब कर दिया गया है एनएसओ। ठीक है, अब देखो आरबीआई जो अपना आरबीआई की जो है वह मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ होता है, किसी टारगेट में होना चाहिए, जो हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा। तो वो टारगेट क्या है? हमने देखा था 4 ± 2%। ये जो होता है ये सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। अब जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे हमको समझ में आता जाएगा। यानी आरबीआई सीपीआई के हिसाब से जो है वह मुद्रास्फीति को निर्धारित करता है। यानी आरबीआई जीडीपी डिफ्लेटर नहीं लेता, डब्ल्यूपीआई नहीं लेता, सीपीआई लेता है।
आपके मन में ये बात आ सकती है कि ठीक है सर, WPI और CPI में तो CPI कॉम्प्रिहेंसिव है, क्यों बड़ा है? क्योंकि CPI में कंज्यूमर लेवल है एक तो, और दूसरा वस्तु और सेवा दोनों है, WPI में केवल वस्तु है। तो चलिए CPI को तो ले लिया, लेकिन CPI और GDP डिफ्लेटर में तो GDP डिफ्लेटर ज्यादा बड़ा है, दोनों महंगाई निकालता है, तो GDP डिफ्लेटर RBI को लेना चाहिए, क्योंकि GDP डिफ्लेटर में तो सारी वस्तुओं और सेवाएं को कवर किया जाता है। फिर CPI क्यों ले रहा है RBI? तो उसके पीछे का कारण है कि GDP जो होता है ना, वो हर 3-3 महीने पे उसका आंकड़ा आता है, और फिर ईयरली आता है, और CPI का आंकड़ा हर मंथ आता है। तो RBI को हर मंथ से लेना देना होता है, इसलिए RBI CPI का आंकड़ा लेता है। GDP डिफ्लेटर कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन फिर भी उसका आंकड़ा नहीं लिया जाता है, बड़ा है वो। अब आप कहोगे सर तो CPI में तो फिर कम आइटम्स है, ठीक है, उसके चैलेंजेस हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल आइटम्स है सबको इस आइटम्स की सूची में कवर किया जाता है। यहाँ पे ये भी मंथली जारी होता है और ये भी मंथली जारी होता है, सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो शॉर्टकट अगर ध्यान में रखना है तो इस चीज को, शॉर्टकट को आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये शॉर्टकट को जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला एक सवाल आपका उठता है कि अगर हमको भारत का टोटल इन्फ्लेशन निकालना है, टोटल इन्फ्लेशन निकालना है, तो टोटल इन्फ्लेशन को हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो भारत का टोटल इन्फ्लेशन देश का, दैट इज हेडलाइन। अब टोटल इन्फ्लेशन दो लेवल पे निकल सकता है, एक कंज्यूमर के लेवल पर टोटल इन्फ्लेशन और एक उपभोक्ता के लेवल पर टोटल इन्फ्लेशन। तो कंज्यूमर के लेवल पर टोटल इन्फ्लेशन और उपभोक्ता के लेवल पर टोटल इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है टोटल इन्फ्लेशन, वो कंज्यूमर के स्तर पर भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, और जो होलसेलर के स्तर पर होगा उसको हम कहेंगे WPI हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन मतलब टोटल, कंज्यूमर और जो है वह होलसेलर के स्तर पर। तो हेडलाइन का मतलब है जो कुल महंगाई को मापता है, और यह CPI और WPI दोनों ढंग से व्यक्त हो सकता है। जैसे CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, RBI इसी का प्रयोग मौद्रिक नीति में करता है, जो भी मैंने दिखाया, 4 ± 2% यानी 2 से 6 CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन। यानी RBI एकजुटली क्या लेता है? RBI एकजुटली देता है 2 से 6 कंज्यूमर के स्तर पर टोटल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका टारगेट जो है वो 2016 से 20 तक था, अब इसको 2026 तक यही वैल्यू जो है अभी भी RBI इसी को टारगेट ले रहा है। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में यहां पर ये लिखा हुआ है। तो ये टोटल इन्फ्लेशन है। तो टोटल इन्फ्लेशन को हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। टोटल इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन। और इसी टोटल इन्फ्लेशन में से अगर हम दो चीजों को माइनस कर दें, एक फूड को और एक फ्यूल को, एक फूड को और एक फ्यूल को, दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा जो वैल्यू बचेगा दैट इज कोर इन्फ्लेशन। तो आप कहोगे सर फूड और फ्यूल को ही क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि फूड और फ्यूल जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि फूड और फ्यूल का वैल्यू रेगुलर चेंज होता रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि भैया वैसा आइटम को हम कोर माने जिसमें फूड और फ्यूल को शामिल ना करें, क्योंकि ये रेगुलर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, कोर, दैट इज कोर इन्फ्लेशन, यही है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसी को कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। अब एक तीसरा इंडेक्स और है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी ये उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ है, इसको यह इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताता है। ठीक है, तो दो इंडेक्स हम और पढ़ेंगे, एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और दूसरा हम पढ़ेंगे जो होगा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। तो दो इंडेक्स हम पढ़ेंगे, एक है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज और दूसरा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो देखिए, अब है ये है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये इंडेक्स है, इसीलिए इसको थोड़ा सा तेजी से देख लेते हैं। यानी उद्योगों में कितना उत्पादन हो रहा है। देखिए, जीडीपी से उत्पादन की वैल्यू निकलती है, इसमें उत्पादन का पता चलेगा भैया कि 200 टन था तो 300 हुआ कि नहीं, ये पता चलेगा इसमें से।
यानी उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ है उससे यह पता चलेगा। अब इसी उद्योगों में 8 जो उद्योग होता है वो बहुत कोर है, जो अर्थव्यवस्था का इंपॉर्टेंट उद्योग है वो 8 है, उसका हम इंडेक्स अलग जारी करते हैं। इसमें टोटल इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं और उसमें केवल और केवल 8 को करते हैं। वो 8 इसमें भी है लेकिन उसको हम अलग लाते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में वाले 100 बच्चे, तो 100 बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है और उसमें से 8 बच्चे जो टॉपर है उसका अलग से रिपोर्ट कार्ड है। 100 बच्चों ने मिलकर के मान लेते हैं 1000 नंबर लाया और उन 8 बच्चों ने मिलकर के मान लो 400 नंबर लाया। समझ रहे हैं? ऐसा है, यानी उसका उस 8 बच्चों का वेटेज जो है वो ज्यादा है, वो अकेले 400 नंबर लाए हैं, बाद बाकी 100 ने मिल करके जो है वह 1000 लाया है। तो वैसा है। तो ये है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको जारी कौन करता है? एनएसओ। मासिक आधार पर जारी होता है, उत्पादन की मात्रा को बताता है और आधार वर्ष इसका 2011 है। 2011 जो है वो इसका आधार वर्ष है। ठीक है। और इसी में जो 8 अलग से कोर इंडस्ट्री होता है, अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो टोटल है उद्योग का, उसमें से 8 अलग, उसका उस 8 का ही केवल वेटेज जो है वह 40.27% है, उस 8 का ही। बाद बाकी मान लेते हैं 100 इंडस्ट्री है, 100 का वेटेज 100 है, तो उसमें से 8 का ही वेटेज अगर हटा दे तो हो जाएगा 40.27। बाद बाकी 92 इंडस्ट्री जो है वो 60% के करीब है, ऐसा समझिए। ठीक है। और इन 8 उद्योगों में सबसे टॉप पे जो है वो कौन है? सबसे ज्यादा जिसका भार है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर बिजली, फिर इस्पात, फिर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, यानी CCC फर्न्स। सी फॉर सीमेंट, सी फॉर सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और स्टील, ऐसा है। और जीडीपी, सीपीआई, आईआईपी और बेरोजगारी, ये सबको कौन जारी करता है? एनएसओ। हालांकि इसको जो है वो एनएसओ जारी नहीं करता है, इसको जो है वो वही जारी करता है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का है, डीपीआईआईटी। अभी हमने देखा था कि डीपीआईआईटी, इस होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता था? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वह यही है, डीपीआई, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंदर एक बॉडी है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड करके एक विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी करता है। तो यही है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो एनएसओ कौन कौन सा चीज जारी करता है? यहां पर अगर हम एनएसओ को देखें तो एनएसओ देखो जीडीपी जारी करता है, अभी हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पढ़ेंगे, उसको जारी करेगा, फिर सीपीआई जारी करता है और आईआईपी भी यही जारी करता है। और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज वो डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और होलसेल प्राइस इंडेक्स डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इन दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? चलिए, अब हम अगला जो अपना पार्ट है उसको देख लेते हैं, और दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। हम जो है वह अब मॉनेटरी पॉलिसी को देखने की। चलिए, थोड़ा सा फाइल एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा था। तो
अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मौद्रिक नीति। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मौद्रिक नीति। तो सबसे पहले हम जो है वह मौद्रिक नीति में कुछ बातों को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। देन विल स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मौद्रिक नीति एक्चुअली में क्या होता है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होता है। चलिए, तो मौद्रिक नीति वाला जो था उसको करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ों को समझेंगे एंड देन वी विल राइट। सबसे पहले बात यह है कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे होगा। मुद्रास्फीति का नियंत्रण यानी कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला है कि क्योंकि मुद्रास्फीति आपको बताया था MDI, यानी मनी ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा। तो मनी को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो फिर डिमांड कंट्रोल, और डिमांड कंट्रोल तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है, तो मनी को आप कंट्रोल कैसे करिएगा। तो मनी को कंट्रोल करने का तरीका है, एक तरीका है RBI के माध्यम से और दूसरा तरीका है गवर्नमेंट के माध्यम से। तो गवर्नमेंट इसके लिए जो पॉलिसी लेकर आती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, इसको हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय नीति। और जो RBI लेकर के आती है जिसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति। इसलिए इन्फ्लेशन के जस्ट बाद हमने जो है वह RBI स्टार्ट किया, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो पॉलिसी है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और इधर है राजकोषीय नीति। ऐसा है। ठीक है, अब इसमें बात ये उठता है कि ठीक है सर, ये मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या होगा। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से एक्चुअली मनी को कंट्रोल किया जाएगा, और अगर मनी कंट्रोल हो गया तो मनी कंट्रोल तो फिर डिमांड कंट्रोल, डिमांड कंट्रोल तो इन्फ्लेशन इन कंट्रोल्ड, नॉट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब 2 से 6 के बीच में नहीं होता, 2 से कम हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ है। 6 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन मींस 4 ± 2 CPI हेडलाइन। और इसमें भी यही मेजर्स गवर्नमेंट अपनाती है। तो दोनों का जो उद्देश्य है वो सेम है, हालांकि तरीका अलग अलग है। जैसे मान लो मुझे यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाना है, तो मेरा जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। मैं मोटरसाइकिल से जा सकता हूँ, कोई गाड़ी से जा सकता है, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव मेट्रो स्टेशन पहुंचना ही है। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही है। अब वो रास्ते जो है वो इसमें अलग अलग होंगे। इसमें टैक्सेशन के माध्यम से हो सकता है और इसमें कुछ अन्य टूल्स के माध्यम से होगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं कैसे होगा। जैसे मान लो टैक्स है, अगर सरकार ने आपका टैक्स आप पे बढ़ा दिया, तो मान लो आपको 1 लाख की सैलरी मिलती थी, 10% टैक्स कटता था, 90,000 आपके हाथ में आता। अब सरकार ने आपका टैक्स बढ़ा दिया, तो 1 लाख की सैलरी है और 15% हो गया टैक्स। तो अब सरकार 15,000 ले लेगी, तो आपके हाथ में कितना आ जाएगा, 85,000। पहले कितना आता था, 90। तो 90 ज्यादा आता था तो आप डिमांड ज्यादा करते थे, इन्फ्लेशन हो रहा था। अब सरकार ने आपके के पैसे में से क्या कर दिया, 5,000 की कटौती कर दी, तो मनी क्या हो जाएगा, कम। डिमांड भी आप थोड़ा सा कम करेंगे, इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो ये आप अपने स्तर पर मत सोचिए, पूरे देश में सोचिए कि सबके पास जो है वो पैसा कम हो गया, तो मनी कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कम। ये जो है ये वाला है। हमको जो अभी पढ़ना है वो दैट इज दिस। तो सबसे पहला सवाल है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है महंगाई को कंट्रोल करना। दूसरा क्या है, तो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। दूसरा है कि हु प्रिपेयर्स मॉनेटरी पॉलिसी, कौन बनाता है इस पॉलिसी को। ये पॉलिसी है, अब बनाने से काम नहीं होगा। तो मान लो मैंने बोल दिया कि पंखा ऐसे बन जाएगा, मैं कागज में लिख दिया, तो उससे तो नहीं बनेगा, उसके लिए टूल्स चाहिए होगा। लेकिन बनाने का काम RBI का होता है। क्या इसके लिए किसी को नोबेल प्राइज मिला, यस, मिल्टन फ्राइडमैन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और इसको बनाता है RBI। और इससे रिलेटेड जा सारी चीजें RBI मीन्स RBI का जो बॉडी है वो। RBI तो मान लो दुकान है, दुकान थोड़े बनाएगा, RBI संस्था है, संस्था नहीं बनाता।
संस्था के अंदर की चीजें जो है वो इसको बनाती है, जैसे आरबीआई का गवर्नर इसमें हेड होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई मामला यहाँ तक? तो अब थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। उद्देश्य क्या है? धन आपूर्ति करना, और जिससे मूल्य स्थिरता बनी रहे, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे। मतलब महंगाई को नियंत्रित करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बस ये ध्यान में रखना है। मिल्टन फ्राइडमैन को 1976 में इसके लिए मिला। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, राजकोषीय नीति सरकार के वित्त विभाग के द्वारा निर्मित है। अब देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है दोनों पॉलिसी, लेकिन टूल्स अलग अलग हैं, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से बेनिफिट क्या है ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से बेनिफिट क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझना है। ब्लैंक स्लाइड लेकर के इसको थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है, अरे एक मिनट। इन्फ्लेशन कंट्रोल अगर हो गया तो उससे क्या होगा, यानी महंगाई अगर नियंत्रित हो गई तो उससे क्या होगा? अगर महंगाई नियंत्रित हो गई तो आप बताइए ज्यादा सेविंग कर पाएंगे कि नहीं? तो जी हाँ सर, बचत जो है वो मेरा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर बचत ज्यादा हो गया, क्योंकि आपका महंगाई है नहीं, तो आपका पैसा अब आपके पास बच रहा है, तो आप बचत ज्यादा होगा तभी तो जमीन, कंपनी, ये सब में इन्वेस्ट करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा कि नहीं? तो जी हाँ सर, इन्वेस्टमेंट भी जो है सर वो मेरा बढ़ जाएगा। तो सर अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपका बढ़ गया सर, तो उससे और बेनिफिट क्या है? तो सर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, सेविंग बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और अगर सर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो उससे हमको बेनिफिट ये होगा कि हम जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा हमारा, हम निवेश ज़्यादा करेंगे तो उत्पादन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी एक वित्त वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का मूल्य ही है, और फिर इससे रोजगार जो है वह बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल से, चाहे वो सरकार करे या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करे, इन्फ्लेशन कंट्रोल से जो है वह कहीं ना कहीं बेनिफिट ये होगा कि उससे अल्टीमेटली देश जो है वो ग्रो करेगा। इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना है। अब बात ये उठता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा कैसे? ठीक है, तो अब आते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति, अब इसको समझिए। देखिए, आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी में दो टूल्स हैं। ठीक है, दो उपकरण हैं। उपकरणों की संख्या कितनी है भाई? दो। उपकरण कितने हैं? टू टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं भाई? एक टूल है जिसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव टूल, और एक टूल है जिसको कहा जाता है क्वालिटेटिव टूल। इसको हम कहते हैं मात्रात्मक उपकरण, और इसको हम कहते हैं गुणात्मक उपकरण। और इन दोनों तरीकों के माध्यम से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन दोनों तरीकों के माध्यम से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। दोनों तरीके का उद्देश्य जो है आरबीआई का सेम है। ठीक है, दोनों तरीका उसका इसी के लिए है जिसके माध्यम से वो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। अब इसमें क्या क्या आता है और दूसरा फिर इसमें क्या क्या आता है, इन दोनों को हम लोग एक बार देख लेंगे, फिर हम लोग आगे जो है वो चलेंगे। देखिए, क्वांटिटेटिव उपकरण को हम अप्रत्यक्ष उपकरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अप्रत्यक्ष।
या फिर सामान्य उपकरण भी बोलते हैं। इसको इनडायरेक्ट टूल या जनरल टूल भी कहा जाता है। इसको जो है वह प्रत्यक्ष उपकरण और विशेष टूल भी कहा जाता है। विशेष उपकरण, डायरेक्ट टूल या फिर स्पेशल, ऐसा। सामान्य का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में ये जो भी यहाँ पर नियम आएगा ना, अब ये देखेंगे आप, वो मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी महिला पे, किसी वृद्ध पे, किसी किसान के लिए ही फोकस्ड है, नहीं। यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो सबके लिए होगा, और यहाँ पर जो होगा वो स्पेशल किसी ग्रुप पर फोकस होगा। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे ग्रुप पर हमारा फोकस होता है। ठीक है, चलिए अब जो है वो हम सबसे पहले चलते हैं किस पर, तो सबसे पहले चलते हैं जनरल टूल्स या फिर क्वांटिटेटिव टूल्स। अब क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो है वह है क्वांटिटेटिव टूल, CRR, SLR, RR, ट्रिपल आर, MSF, बैंक रेट, SDF, OMO। यहाँ पर ढेर सारे टूल्स का नाम आपको लिखा हुआ है। यहाँ अंग्रेजी में सारे टूल्स का नाम लिखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन सारे टूल्स को सीख जाएंगे आप मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों टूल्स को देखते हैं, CRR और SLR को, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको देखेंगे। सब आसान आसान टूल है। तो CRR और SLR, यानी CRR का मतलब है कि कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये दोनों का निर्धारण कौन करता है? सेंट्रल बैंक। मतलब इसका रेट क्या होगा इसका निर्धारण सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। अभी धीरे धीरे समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए क्या है, तो हम पढ़ रहे हैं RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल जिसमें क्या है CRR, सबसे पहले CRR और फिर SLR। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। ठीक है, देखिए इसके पहले एक छोटा सा चीज जो है वो आपको समझना है। क्या है? बैंक को लेकर के छोटी सी एक बात जो है वो समझते हैं क्या मतलब होता है, क्योंकि चीजों को समझने के लिए ये चीज अगर आप समझ गए तो आपका पूरा जो ये कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। आराम से समझिएगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, मान लो कि बैंक है, बैंक का मान लेते हैं कि अपना खर्चा मान लेते हैं 100 रुपया है। कितना है? 100। इतना इसको चाहिए ही चाहिए, इतना चाहिए ही चाहिए। मतलब जैसे स्टाफ का खर्च होता है, चाय पानी का खर्च होता है, अपने स्टाफ की सैलरी होती है, सबका जोड़ करके इतना पैसा उसको चाहिए। मान लीजिए केस ए है, बैंक के पास लोन देने का राशि, यानी इतना अमाउंट वो लोन दे सकता है, वो मान लेते हैं 1,000 रुपए है। कितना है? 1,000। यानी बैंक के पास जो लोनेबल फंड है वो 1,000 रुपए है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऋण देने योग्य राशि, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लोनेबल फंड। अब सोचिए कम से कम बैंक को कितना इंटरेस्ट लेना होगा, मतलब मिनिमम कितना लेना होगा। तो सर 1,000 उसके पास है, तो 10% वो चार्ज जब करेगा तब जाकर के उसको 100 रुपए प्राप्त होगा, तब बैंक का खर्चा निकल जाएगा। ठीक बात है भाई। कम से कम 10%, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 10%, 10% लेगा, ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन कम से कम 10% उसको लेना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा। अभी देखिए केस बी, मान लीजिए कि बैंक के पास मान लेते हैं 800 रुपए है।
लोन देने के लिए। तो बैंक को 10% में काम चलेगा क्या? नहीं, 10% करेगा तो 800 का 10% 80 रुपए आएगा, काम नहीं चलेगा। यानी बैंक को कम से कम इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा 12.5%, तब जाकर के उसको 100 रुपए मिलेगा। अब एक अगला केस लेते हैं, केस सी। इसमें बैंक के पास पैसा जो है वो 1200 रुपए हो गया, मतलब बढ़ गया बैंक के पास। ठीक है, बैंक के पास 1200 छोड़िए 1500 ले लेते हैं, बैंक के पास पैसा बढ़ गया। तो अब बताइए कि 1500 अगर ले रहा है तो 10% में तो 100 से ऊपर चला जाएगा, 150 हो जाएगा। बैंक सोचेगा भैया कि मेरे पास बहुत पैसा है, हमको तो 100 ही चाहिए ना, तो हम 6 से 7% के बीच में घुमा देते हैं, लगभग 100 रुपया मिल जाएगा। जैसे 6 रुपए से 6.5 के बीच में घुसाएगा तो लगभग उसको 100 रुपया मिल जाएगा। उससे ज्यादा भी वो घुमा सकता है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं मिनिमम कितना लेगा। तो मिनिमम इसमें 10, इसमें 12.5, इसमें 6 से 7% के बीच। आप यहां पर एक क्या पैटर्न देख रहे हैं? पैटर्न आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे बैंक का लोनेबल फंड बढ़ रहा है, यानी मान लो 800 सोच लो, तो 800 से जैसे 1000 हुआ या 1500 हुआ, जैसे जैसे लोनेबल फंड बढ़ा, यानी लोन देने वाली राशि जैसे जैसे बढ़ रही है, यानी मान लो 800 था, 800 से 1000 हुआ, 1000 से 1500 हुआ, जैसे जैसे लोन देने वाली राशि बढ़ रही है वैसे वैसे ब्याज दर कम हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो है वह कम हो रहा है। अब देखिए 800 के समय इंटरेस्ट रेट कितना था? 12.5%। 1000 के समय कितना हो गया? 10%। 1500 के समय कितना हो गया? 6 से 7%। 2000 रुपए रहता तो और कम हो जाता, 3000 रहता तो और कम हो जाता। यानी जैसे जैसे बैंकों के पास लोन देने वाला पैसा ये बढ़ रहा है वैसे वैसे बैंक परसेंटेज को कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट को। क्यों? क्योंकि बैंक के पास पैसा जब ज्यादा है तो वो कम ब्याज दर पे भी अपना खर्चा निकाल लेगा। आपके पास सोचो कम पैसा है, कम पैसा है तो आप सोचोगे भैया उसको महंगा में देंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा तो आप कम इंटरेस्ट पे भी दोगे तो आपका खर्चा निकल जाएगा। जैसे कोचिंग में होता है, कम कभी कभी जो छोटी कोचिंग है उसको तो ज्यादा फीस लेना पड़ेगा तभी उसका खर्चा निकलेगा। जो बड़ी कोचिंग होती है वो कम फीस भी लेती है तो काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि कम फीस लेगा तो बहुत ज्यादा फीस है, इसके कारण उसका खर्चा निकल जाएगा, लोग ज्यादा है। तो यहां वही है, इसके पास पैसे की वॉल्यूम ज्यादा है जिसके कारण कम इंटरेस्ट रेट में भी काम चल रहा है। यानी लोनेबल फंड, याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट का, लोनेबल फंड जो है वह इंटरेस्ट रेट का ऑपोजिट होता है, इंटरेस्ट रेट के ऑपोजिट होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं बाबा? ठीक है, अब आइए अब समझते हैं। अब समझते हैं तो ये याद रखना है कि लोनेबल फंड, यानी लोनेबल फंड का मतलब वैसा पैसा जो लोन देने लायक है बटा 1 बाई इंटरेस्ट रेट। इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, यानी ऋण देने योग्य फंड, ऋण योग्य फंड बराबर 1 बटा ब्याज। तब देखिए चलते हैं सीआरआर पे। सीआरआर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि बैंक के पास मान लो 100 रुपए है, बैंक है 100 रुपीज, तो 100 का 100 रुपए जो होता है ना वो बैंक लोन में नहीं घुमाती। क्या होता है? उसमें से कुछ पैसा बैंक जो है वह कैश के रूप में आरबीआई को देती है। कुछ पैसा बैंक जो है वो कैश के रूप में आरबीआई को देती है। कुछ पैसा बैंक अपने पास रखती है कैश के रूप में, या फिर सरकार के बॉन्ड के रूप में, या फिर गोल्ड के रूप में। यानी ये पैसा और ये पैसा आरबीआई को कैश जाता है और इसमें बैंक अपने पास रखती है, मतलब इसको खर्च नहीं कर सकते, इसको गुल्लक में डाल के रखना है। वो पैसा कैश में रख सकती है, सरकार के बॉन्ड में रख सकती है, या फिर सोने में रख सकती है। सरकार का बॉन्ड का मतलब होता है कि सरकार को जब पैसा चाहिए होता है
तो लोगों से या बैंक जो है वो सरकार के बॉन्ड को खरीदते हैं। हम लोग भी सरकार के बॉन्ड को खरीद सकते हैं, बैंक भी खरीद सकती है। तो सरकार का बैंक जब खरीदता है तो सरकार को उसका पैसा मिलता है और बैंकों के पास सरकार का बॉन्ड आ जाता है। भविष्य में सरकार जो है वह बॉन्ड वापस ले लेगा। बैंक को या लोग जो भी बॉन्ड खरीदा है उसको भविष्य में कुछ एक इंटरेस्ट के साथ पैसा दे। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे समझा दूं, एक पेपर अगर मेरे पास होता तो मैं तुरंत आपको समझा देता। जैसे मान लो ये बैंक है, ये तो चेक ही है मान लो। जैसे मान लेते हैं ये है, ये बॉन्ड है, सरकार ने बॉन्ड आपको दिया या बैंक को दिया, बैंक ने सरकार को पैसा दिया। भविष्य में सरकार इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको लौटा देगी, आपसे बॉन्ड ले लेगी, डेट इज बॉन्ड। तो ये बॉन्ड है और गोल्ड में भी रख सकता है। दोनों में देखिए, एक में कैश में और एक में कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड, इन तीनों में जो है वह रखा जा सकता है। क्लियर है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें और इसमें, इन दोनों में पैसा जो है वह बैंक को डालना पड़ता है, इधर भी और इधर। अब इसका रेट जो है वो केंद्रीय बैंक डिसाइड करती है, जो स्टार्टिंग में लिखा था। अब आपको कितना पैसा, तो मान लेते मैंने बोला सर इसमें 4%, इसमें 18%, तो ये डिसाइड कौन करेगा? तो आरबीआई डिसाइड करेगा। तो 22% पैसा इसमें डल गया, ठीक है, और जो बचेगा वही फिर ऋण योग्य राशि रहेगी। इतना ही पैसा बैंक जो है वह लोन में घुमा सकता है। तो 100 में 22% चला गया तो बचा कितना? 78 रुपए। यही पैसा ऋण योग्य राशि है, यही पैसा ऋण योग्य राशि है। अब हमको इसी से कुछ चीजों को समझना है। जैसे मान लो आगे हम समझना चाहते हैं सीआरआर, तो हम एसएलआर में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एसएलआर में चेंज करेंगे तो फिर सीएलआर समझ में, तो दोनों चीज में चेंज अगर करेंगे तो फिर एक को चीज समझ में नहीं आएगा। मान लो गाड़ी में गियर का प्रभाव समझना है तो एक्सेलेरेटर डालोगे तो कैसे समझ में आएगा? एक साथ एक बार में एक ही चीज को समझते हैं। तो मान लीजिए कि अभी हमने देखा कि सीआरआर कितना था? 4%। एसएलआर कितना था भैया? 18%। और लोनेबल फंड जो अभी हमने देखा, ऋण योग्य राशि कितना थी? 78। 78। अब एक काम करते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको कांस्टेंट मान लो 18%, हमेशा कांस्टेंट। अब सीआरआर को चेंज करके देखते हैं, कभी बाद में फिर एसएलआर को चेंज करके देखेंगे, बात एक ही होगा। सीआरआर को जैसे ही चेंज करेंगे तो इसको मान लो 3% कर दिया एक बार में और एक बार 5% कर दिया। तो 3% जैसे ही किया, यानी सीआरआर जैसे कम किया, वैसे ही लोनेबल फंड कितना हो गया? 100 रुपए था, 21 चला गया, बचा कितना? 79। ये 23 हो गया, बचा कितना? 70। ठीक। अब आपको मैंने बताया था कि लोनेबल फंड इंटरेस्ट रेट के उल्टा होता है, ठीक बताया था। तो लोनेबल फंड जब बढ़ा, यानी यहां पर क्या हुआ? अगर हम 78 को मेन वैल्यू मान रहे हैं तो यहां लोनेबल फंड बढ़ गया। तो लोनेबल फंड जैसे ही बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम होगा, उल्टा है, तो यहां इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। और यहां पर लोनेबल फंड कम हो गया, 78 से कितना हो गया? 77। तो लोनेबल फंड जैसे ही कम हो गया इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। यानी एक केस है बैंक के पास 78 रुपीज है, एक में लोनेबल फंड बढ़ गया और एक में लोनेबल फंड, लोनेबल फंड जैसे ही बढ़ेगा यानी बैंक के पास जैसे ही ज्यादा पैसा आएगा बैंक ब्याज दर कम कर देगी। तो पहला वाला केस में 1 रुपया बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 1 ही रुपया तो बढ़ा, अरे उसको 1000, 1 लाख मान लो, 100 लाख मान लो, हम तो बस 78 79 दिखा रहे हैं, तुम 78,000 मान लो। तो लोनेबल फंड जैसे ही बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और उल्टा भी हुआ है। अब देखो इससे एक्चुअली क्या होगा, ठीक है, इससे एक्चुअली क्या होगा? देखो सीआरआर को जैसे ही कम किया गया, यानी कितना किया गया? सीआरआर को 4 से 3 किया गया। सीआरआर को जैसे ही 4% से 3 किया गया, सीआरआर जैसे ही कम हुआ वैसे ही
लोनेबल फंड क्या हो गया, बढ़ गया। लोनेबल फंड बढ़ गया तो बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम। तो लोग लोन ज्यादा लेंगे कि कम, तो सर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, यानी डिमांड जो है वो लोन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सस्ता है। और डिमांड अगर बढ़ जाएगा, लोन सस्ते में सबको मिलेगा, मांग बढ़ेगा, तो इससे लोगों के पास पैसा कम होगा कि ज्यादा, तो सर पैसा तो बढ़ जाएगा। और जब पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा उपाय आरबीआई कब अपनाता है, पैसा बढ़ाने का उपाय आरबीआई कब अपनाएगा, सीआरआर कम कब करेगा, तो सर ये तभी कम करेगा सीआरआर, पैसा बढ़ाने का उपाय तब करता है आरबीआई जब डिफ्लेशन होता है मार्केट। इन्फ्लेशन होगा तो पैसा बढ़ाएगा नहीं, पैसा खींचेगा, इंजेक्शन लगाएगा, पीछे से खींचेगा। अब जो है वो इंजेक्शन डालेगा, क्योंकि पैसा उसके पास जो है अगर इकोनॉमी में कम है तो पैसा डालेगा। तो ये सिचुएशन कब करेगा आरबीआई, जब उसको डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, तब करेगा। यानी सीआरआर अगर कम है तो उससे लोनेबल फंड, ऋण योग्य राशि कम हो जाएगी, ब्याज दर सॉरी ऋण योग्य राशि बढ़ जाएगी, ब्याज दर कम हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा, मुद्रा बढ़ जाएगी। और ऐसा उपाय आरबीआई इन्फ्लेशन के लिए नहीं, अपस्फीति नियंत्रण के लिए करेगा। पैसा तभी बढ़ाता है ना, हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो, अब उल्टा भी सोचो, सीआरआर अगर बढ़ गया, कितना हो गया, 4 से 5, तो लोनेबल फंड कम हो जाए, तो लोनेबल फंड कम हो जाएगा। लोनेबल फंड जब कम होगा, बैंक के पास पैसा कम रहेगा, तो बैंक अपना खर्चा निकालने के लिए ब्याज दर बढ़ा देगा। ब्याज दर बढ़ा देगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। डिमांड कम तो मनी क्या हो जाएगी, कम। और मनी कम हो जाएगी तो भैया क्या कंट्रोल हो जाएगा, सर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी सीआरआर बढ़ाने से एलएफ कम, ब्याज दर कम, सारा कुछ लिखा हुआ है, मांग कम, मुद्रा कम, महंगाई या मुद्रास्फीति नियंत्रित, भैया नियंत्रित। चलो, कोई दिक्कत है जी इतना। सिंपल सोचो, इतना तो चलो कैलकुलेशन, सिंपल सोचो। मान लो कि अगर सीआरआर बढ़ा दिया बैंक, आरबीआई, तो बैंक को आरबीआई को पैसा ज्यादा देना होगा। बैंक जैसे ही आरबीआई को पैसा ज्यादा देगा, बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। मान लो मेरे पास 100 है, मैं किसी एक आदमी को ज्यादा पैसा दे दूंगा तो मेरे पास तो कम हो जाएगा। तो जैसे ही सीआरआर बढ़ाया, यानी पहले आरबीआई 4 रुपए लेता था, 5 रुपए ले रहा है, तो आरबीआई के पास पैसा ज्यादा चला गया। आरबीआई के पास ज्यादा चला गया तो बैंक के पास पैसा कम बच गया। तो कम बच गया, फिर भी बैंक को लाभ कमाना है तो बैंक ब्याज दर बढ़ा देगा, बढ़ाएगा तो मनी कम, डिमांड कम, डिमांड कम, मनी कम। क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो मनी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यही इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के चलते ही डिमांड कम हो गया। कि कोई भी चीज, कोई भी, आप ही सोचो, अगर ब्याज दर महंगा रहेगा तो आप लोन लेंगे, नहीं लेंगे, तो डिमांड आप क्या करेंगे, कम। डिमांड इन द सेंस लोन का डिमांड, डिमांड कम करेंगे ऋण का तो मनी भी जो होगा वो कम हो जाएगा। ऐसा खेल जो है वह होता है सीआरआर में। एसएलआर में भी सेम होगा, एसएलआर में भी सेम ही होगा। कहोगे सर कैसे, अरे भैया सेम ही तो आएगा। देखो, अभी हमने यहाँ क्या चेंज किया, सीआरआर। अब तुम एसएलआर चेंज कर दो, सीआरआर को कांस्टेंट रखो, क्योंकि सीआरआर अब हमको तुमको समझना है। तुम देखो, कुछ मत करो, एसएलआर में भी सेम ही चीज आएगा। कैसे भाई, अब समझो एसएलआर, एसएलआर में क्या होगा भाई, मान लो कि सीआरआर जो है वो कितना था, 3%,
सॉरी, एक फिक्स मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो हमको सीआरआर को नहीं समझना है, एसएलआर। अब दोनों को चेंज, दोनों भी चेंज हो सकता है, लेकिन मैं दोनों को इंडिविजुअली चेंज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको एक एक का प्रभाव समझ में आए। अब दोनों एक साथ चेंज कर दूंगा तो दोनों का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, मान लो 18 है, ये कर दो मान लेते हैं 17%, ये कर दो मान लो 19%। अब देखो ऋण योग्य राशि कितनी हुई, लोनेबल फंड कितना हुआ, 17 और 4 21 चला गया, बचा कितना 79, ये बचा कितना 78, ये देखो कितना बचा 77, सेम ही हो गया। देखो एक में क्या हुआ, एसएलआर जब घटा तो लोनेबल फंड क्या हो गया, बढ़ गया। इससे इंटरेस्ट रेट, जब फंड ज्यादा हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, कम। लोनेबल फंड घट गया, इंटरेस्ट रेट। आपको बस इतना देखना है कि अगर बैंक से पैसा कहीं दूसरे जगह चला गया, आरबीआई को चला गया, कहीं पर भी चला गया, बैंक से पैसा जैसे ही कम होगा ब्याज दर बढ़ जाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। ब्याज दर बढ़ेगा तो पैसा लोग लेंगे नहीं, लेंगे नहीं तो मनी बढ़ेगा नहीं, मनी बढ़ेगा नहीं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। MDI, मनी नहीं तो डिमांड नहीं, डिमांड नहीं तो इन्फ्लेशन नहीं। अब ये देखो, अब एसएलआर कम हुआ मान लो, तो एसएलआर कम हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा, एसएलआर 18-17 हुआ तो लोनेबल फंड बढ़ गया, तो लोनेबल फंड बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग मनी का डिमांड ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे तो पैसा ज्यादा होगा, डिमांड भी बढ़ सकता है, फिर डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। पैसा बढ़ेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल, पैसा को घटाएंगे तब इन्फ्लेशन कंट्रोल। और दूसरा है एसएलआर अगर बढ़ेगा तो लोनेबल फंड कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, फिर मनी का डिमांड कम हो जाएगा, लोग लोन लेना कम कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, फिर डिमांड कम हो जाएगा और इस केस में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। दोनों का सेम ही प्रोसेस है, सेम ही चीज है, कोई अंतर दोनों में नहीं है। ये सब सारी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ है। यानी सीआरआर बढ़े या एसएलआर बढ़े, सीआरआर बढ़े या एसएलआर बढ़े, अल्टीमेटली क्या होगा, सीआरआर भी बढ़ेगा तब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल, एसएलआर भी बढ़ेगा तब भी इन्फ्लेशन, दोनों घटेगा तो डिफ्लेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब इसको देख लेते हैं सिंपल, जो समझने के लिए था। अब आइए यहाँ पर आ गया, देखिए सीआरआर और एसएलआर को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं स्टेट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, वेरिएबल रिजर्व रेशियो या स्टेट्यूटरी रिजर्व रेशियो। सीआरआर और एसएलआर का ये एक अलग नाम भी दे सकता है, दोनों का, दोनों को इस नाम से भी जाना जाता है। सीआरआर बढ़ेगा, एसएलआर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, और दोनों घटेगा तो डिफ्लेशन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दोनों चीजें बढ़ रही है, मान लो सीआरआर बढ़ रहा है तो पैसा किधर जा रहा है, आरबीआई के पास, बैंक के पास पैसा कम, कम होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, लोन महंगा, लोग लोन लेंगे नहीं, महंगाई कंट्रोल। एसएलआर में भी सोचो, एसएलआर बढ़ेगा तो बैंक गुल्लक में ज्यादा रखेगा, अपने पास तो उसके पास कम हो गया, पैसा कम, जैसे ही बैंक के का पैसा छीनेगा ना वैसे ही बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। इन दोनों केसेस में देखो बैंक का पैसा छीन गया है, चाहे तो अपने अपने जो गुल्लक में रख लेगा या फिर आरबीआई ने दे लिया। ठीक है, दोनों कम तो डिफ्लेशन कंट्रोल। अब देखो, यह पैसा बैंक आरबीआई को नगद के रूप में देता है, पढ़ाया था, यह पैसा बैंक अपने पास रखता है। आरबीआई के पास अधिनियम है जो बैंकिंग वाले खंड में हम पढ़ेंगे, आरबीआई अधिनियम 1934, जिससे आरबीआई बना है। सीआरआर मान लो आरबीआई लगा दिया और बैंक ना माने, तब बस आरबीआई के पास कोई ना कोई कानूनी अधिकार होना चाहिए, तो सीआरआर के लिए आरबीआई के पास कानूनी अधिकार है आरबीआई एक्ट 1930, और यहां पर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सीआरआर पर ब्याज नहीं मिलता, जैसे मान लो आपने, अब आरबीआई ने 4 रुपए ले लिया कैश में, क्या आरबीआई उस पर ब्याज देगा, नहीं, अपवाद के स्वरूप एक बार दिया है, लेकिन वैसे आरबीआई ब्याज नहीं देता है। और एसएलआर में जो है वो ब्याज मिल सकता है, नहीं भी, अगर बैंक ने गुल्लक में कैश रखा नहीं मिलेगा, गोल्ड में रखेगा तो हो सकता है गोल्ड का दाम बढ़ जाए तो मिल गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेगा तो हो सकता है मिल जाएगा। अब ये भी है कि जैसे मान लो 22 रुपया है तो जरूरी नहीं है कि 22 का 22 रुपया कैश में रख दे, गोल्ड में रख दे, सरकारी प्रतिभूति में रख दे,
जिस भी कॉम्बिनेशन में बैंक को मन है उसमें रख सकता है। हो सकता है 10 2 रुपए रख दे, 5 रख दे, या हो सकता है 22 कैश रख दे, कुछ भी रख सकते। तो यहां मिलने के चांसेस हैं। सीआरआर का कोई ऊपरी और निचली सीमा नहीं है, मतलब सीआरआर 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, मतलब कोई अपर लोअर लिमिट नहीं है। और एसएलआर का निचली सीमा कुछ नहीं है, 18 15 17 0, लेकिन ऊपर मैक्सिमम 40% एसएलआर रह सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझना है। अब आप कहोगे सर बैंक इस पर ब्याज देता नहीं, आरबीआई इस पर, आरबीआई रखता क्यों है ये, आरबीआई एसएलआर क्यों रखने बोलता है, आरबीआई सीआरआर रखने क्यों बोल रहा है, नहीं बोलता। एक तो आप देखिए सीआरआर एसएलआर के माध्यम से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा कारण क्या है, क्यों रखने बोल रहा है, रखने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये पैसा बैंक लोन में नहीं दे सकते। 18% और 4%, ये पैसा बैंक लोन में रखने नहीं दे सकते, लोन में नहीं दे सकते। तो बैंक जो है वो 100 रुपया अगर उसके पास है, तो बैंक पैसा कहां से आया बैंक के पास, डिपॉजिटर्स का पैसा, हम और आप जमा करते हैं। तो अगर उसके पास 100 रुपया है तो 22 रुपया जमा नहीं करता, 22 रुपया का लोन नहीं देता। कितने का दिया, 78 रुपये का। क्यों, 22 रुपये वो रखा रहता है ताकि कभी भी ऐसा बैंक डूबने वाली कंडीशन आए तो उस पैसे से ग्राहकों को पैसा दिया जा सके। इसलिए विपरीत परिस्थितियों के लिए, यानी इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस के लिए, वो पैसा साइड में आरबीआई रखवाता है। 4% अपने पास मंगवाता है और बाद बाकी बैंकों को बोलता है तुम रखो। ठीक है, ऐसा केस है। तो ये जो है वो यहां है, इसको बोलते हैं बैंक रन का कंडीशन। बैंक रन के कंडीशन से बचने के लिए ऐसा करता है। तो यहां पर भी अंग्रेजी में लिखा हुआ, और ये जो मैंने आपको पढ़ाया था वही है। सारी कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपके लिए, मैंने सारा कुछ जो है वह लिख दिया है। तो एक हमने सीआरआर और एसएलआर देख लिया। अब हमको जो देखना है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी, ये देख लिया हमने। अब ये आरआर और एमएसएफ एक साथ देखते हैं। बैंक रेट अब उतना इसमें नहीं है, आरआर और एमएसएफ देखते हैं, फिर हम लोग ट्रिपल आर और फिर एसटीएफ वगैरह देखेंगे। कुछ नहीं है, इसको समझते हैं। देखो अब रेपो रेट क्या है, और इसी से मिलता जुलता चीज है एमएसएफ। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, इसको समझते हैं। आगे समझ लेते हैं, फिर बेसिक डिफरेंस को समझ लेंगे। प्रोसेस सेम है, बस कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस है। ठीक है, दोनों चीज सेम। रेपो रेट हो गया, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखिए जैसे जो रेपो रेट है, अब वो क्या है ये समझ लेंगे तो एमएसएफ समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आरबीआई का कोई ग्राहक, ग्राहक मतलब कोई भी हो सकता है आरबीआई का ग्राहक का एग्जांपल, जैसे बैंक भी हो सकता है, गैर बैंक भी हो सकता है, सरकारें हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, राज्य सरकार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक ग्राहक है। तो हम यहाँ ग्राहक अभी बैंक को मान रहे हैं बस। अब सारे ग्राहक से तो एग्जांपल नहीं समझा सकते, बस ये बैंक को हम ग्राहक मानते हैं, कस्टमर ऑफ आरबीआई। ठीक है, आपको लिखना कुछ नहीं, सारा कुछ लिखा हुआ जब मिल ही रहा है तो फिर लिखना क्यों है, अपने अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करिए इकोनॉमी में। ठीक है, तो जब, अब देखिए बेहतर ढंग से समझ लीजिए, सारे डाउट्स को लेंगे, समझ लीजिए आगे। जैसे मान लेते हैं कि बैंक है, ये बैंक मान रहे हैं, इसमें हालांकि ग्राहक शब्द इस्तेमाल होता है
केवल बैंक ही नहीं है, गैर बैंक जैसे मुथूट फिनेंस वगैरह बैंकिंग खंड में पढ़ेंगे। अब जैसे मान लो बैंक है, बैंक के पास मान लेते हैं 100 रुपया है, इसमें से 4 कहाँ दे दिया भैया, कैश में आरबीआई को, 18 किधर दे दिया। अभी का रेट क्या है ये आगे बताएंगे। 4.18 इन दोनों का तो 4.18 ही है, ये रेट ना आरबीआई का सेंट्रल आरबीआई डिसाइड करती है। अभी हम 4.18 लेकर के चल रहे हैं, यह रेट हमेशा अपडेट होता रहता है क्योंकि हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में पढ़ेंगे। धैर्य बना करके रखना है, रेट सर अभी 4 ही क्यों ले रहे हैं, ये रेट डिसाइड होता है, अभी धैर्य बना के रखिए। एग्जाम्पल के लिए हम 4 और 18 मान रहे हैं, तो मान लीजिए कि 128 कितना बचा बैंक के पास, 78 रुपीज। अभी 78 रुपीज में 40 रुपए मान लो अदानी ले लिया, और अंबानी आया बोला 50 रुपए चाहिए लोन में। बैंक के पास कितना है भैया, 40 के बाद बैंक के पास 38 बचा, अंबानी को कितना चाहिए 50, यानी बैंक के पास कैपेसिटी है 38 की, अंबानी को चाहिए 50, यानी कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 12 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, 12 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये 12 रुपए बैंक के पास तो है नहीं, तो बैंक यह 12 रुपए कहां से लेकर के आएगा, तो बैंक यह 12 रुपए आरबीआई से मांगेगा। किससे मांगेगा, आरबीआई से। बैंक आरबीआई को कहेगा कि आप जो है वह मुझे 12 रुपए शॉर्ट टर्म के लिए यानी कुछ समय के लिए उधारी दीजिए। बैंक जो है वो आरबीआई को कहेगा कि आप हमको जो है वह कुछ समय के लिए उधारी दीजिए। आरबीआई कहेगा तथास्तु भैया, उधारी तो हम आपको देंगे बिना किसी टेंशन के, उधारी तो हम आपको देंगे। तो यहां बैंक जाएगा, बैंक मतलब ग्राहक, कस्टमर, कस्टमर जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई को कहेगा कि भैया हमको चाहिए उधारी, कितना भैया, तो 12 रुपए। आरबीआई बोलेगा ठीक है हम तुमको देते हैं उधारी, तो आरबीआई बोलेगा 12 रुपए हम आपको उधारी देंगे, लेकिन बैंक से बोलेगा कि तुम मेरे पास कुछ गिरवी तो रखोगे, बिना ऐसे ही हवे में हम लोग जाते हैं बैंक से ले रहे तो बैंक कुछ गिरवी रखवाता है। बैंक बोला कि हाँ ठीक है क्या रख लो, कोलेट्रल, इसको कहते हैं गिरवी, संपार्श्विक हिंदी गिरवी भी। तो बैंक बोला, बैंक को आरबीआई ने कहा कि गिरवी रखो, तो बैंक बोला ठीक है हम गिरवी रखते हैं। तो बोला क्या गिरवी रखोगे, तो बोला जीसेक, यानी सरकार का, जीसेक मतलब होता है सरकारी प्रतिभूति यानी सरकारी बॉन्ड, जो अभी आपको बताए थे, चेक का एग्जांपल दिए थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बैंक बोला कि हम, आरबीआई बोला बैंक को कि हमको जो है तुमको गिरवी रखना होगा और तुमको कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा, ब्याज भी देना होगा। अब देखिए कैसे डील है, मान लो ये बैंक है, ये आरबीआई है, बैंक कह रहा है आरबीआई को कि हमको पैसा चाहिए, आरबीआई अग्रीड है, ये आरबीआई है, ये अग्रीड है, मोटा वाला आरबीआई। आरबीआई कह रहा है कि ठीक है तुम हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उधार ले रहे हो, और साथ ही साथ कुछ गिरवी रखो, जब मेरा पैसा वापस कर दोगे तो हम गिरवी रखा हुआ चीज वापस कर देंगे। ऐसा हम लोग के साथ भी करता है, बस हम और बैंक की जगह पे बैंक और आरबीआई को रख दो। आरबीआई क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट, और आरबीआई मांग रहा है गिरवी, जो गिरवी जमा होने के बाद वापस कर देगा। तो जो ये इंटरेस्ट मांग रहा है इसी को कहा जाता है रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। यही जो इंटरेस्ट चार्ज किया आरबीआई ने बैंक पर उसको कहा जाता है रेपो रेट। रखा वो तो भविष्य में वापस कर देगा जैसे ही ब्याज और मूलधन जमा हो जाएगा। मान लीजिए 12 रुपया बैंक प्लस इंटरेस्ट जैसे ही जमा कर देगा बैंक को, बैंक ने आरबीआई को, तो आरबीआई उसको अपना चीज जो भी उसने गिरवी रखा था वो उसको दे देगा। बैंक से जो भी इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा चार्ज किया गया, जब बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन मांगने गया, तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया गया उस इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर यहाँ पर जो उधार गिरवी रख रहा है ये तो जीसेक है, और जीसेक तो हमारे पास यानी सरकार का बॉन्ड है,
सरकार का बॉन्ड हमने अभी पढ़ा था कि एसएलआर में बैंक अपने गुल्लक में सरकार का बॉन्ड भी रख सकता है, कैश भी रख सकता है, बॉन्ड भी रख सकता है और सोना भी रख सकता है। क्या सर एसएलआर के वाला जो गुल्लक में बॉन्ड रखा है वही बॉन्ड वह निकाल के यहाँ दे देगा? तो नहीं, ये बॉन्ड वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो फिर कहां से लाएगा? इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, धैर्य बनाकर वहां से, उस प्रोसेस से बैंकों के पास बॉन्ड आएगा और वहां से का जो बॉन्ड रहेगा वो बैंक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएलआर वाला बैंक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बढ़िया बात सर आपने हमको बता दिया, एसएलआर वाला बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, बढ़िया बात है सर। सर और आगे बताइए थोड़ा सा। चलिए भाई, अब मान लीजिए कि आरबीआई ने उधार दिया बैंक को, बैंक क्या है? कस्टमर, बैंक के अलावा भी बहुत सारे कस्टमर हैं। मान लेते हैं आरबीआई 4% पर उधार दे रही है, एक एग्जांपल लिया है ये, ठीक है। तो बैंक जो है वो कस्टमर से कितना लेगा? मान लेते हैं 6% लिया, मान लीजिए। अगर आरबीआई ने ये दर मान लो 6% कर दिया, यानी रेपो रेट अगर बढ़ा दिया, तो बैंक कस्टमर से भी रेट क्या लेंगे? ज्यादा। यानी जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे कस्टमर के लिए भी इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे कस्टमर के लिए ब्याज दर बढ़ जाएगा वैसे वैसे कस्टमर लोन लेना कम कर देगा। कस्टमर जैसे जैसे लोन लेना कम कर देगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, फिर डिमांड कम हो जाएगा और फिर इन्फ्लेशन कम। तो यही जो है वो आपका रेपो रेट, इसी को कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है जी। तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, सोचो रेपो रेट का मतलब आरबीआई जैसे ही बैंकों को महंगा लोन देगा, बैंक कस्टमर को महंगा देंगे, कस्टमर लोन लेना कम कर देगा, पैसा कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल। जैसे जैसे आरबीआई लोन का रेट को कम करेगा, मान लेते हैं आरबीआई बैंक से कम लेगा, तो बैंक, जब आरबीआई बैंक से कम लेगा तो बैंक कस्टमर से कम लेंगे, तो लोन का इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे, डिमांड ज्यादा होगा और डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। सिंपल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो सर इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी कस्टमर के लिए बैंक बढ़ाएंगे, लोन जो है वह महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगा और इससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे जैसे रेपो रेट आरबीआई कम करेगा, इंटरेस्ट रेट सस्ता, क्योंकि कम है, जब आरबीआई बैंक से कम ले रहा है तो बैंक कस्टमर से कम इंटरेस्ट लेगा, लोन सस्ता और मांग कम, ज्यादा ज्यादा इन्फ्लेशन। यानी यहां पर आपने एक चीज पढ़ा, एसएलआर बढ़ाइए तब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल, सीआरआर बढ़ाइए तब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल, और रेपो रेट बढ़ाइए तब भी इन्फ्लेशन। यानी तीनों चीजों के बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। जितने टूल्स हम पढ़ेंगे सारे टूल्स के बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अब ये भी आपको एक ट्रिक बता दी, ठीक है, ये भी एक ट्रिक जो है वो आपको बता दिया। कोई डाउट इसमें? अब बात उठता है कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि रेपो रेट और एमएसएफ में कुछ डिफरेंस है, ये क्या है सर? क्या ये जो फॉर्मूला है ये एमएसएफ के लिए एप्लीकेबल है? तो जी हाँ, यहां पर रेपो रेट की जगह आप एमएसएफ भी लिख सकते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है सर? मेन डिफरेंस क्या है?
मेन डिफरेंस रेपो और इसमें क्या है? तो बाबू मेन डिफरेंस देखो, रेपो में और एमएसएफ में मेन डिफरेंस बाबू यही है कि रेपो जो है वो आरबीआई के कस्टमर के लिए होता है और एमएसएफ जो है वो केवल और केवल एक बैंक के लिए, मतलब सेम चीज है। आरबीआई जब अपने कस्टमर को उधारी देगा तो रेपो पे देगा, उस कस्टमर में एक बैंक भी है, लेकिन एमएसएफ पे जब उधारी देगा तब आरबीआई केवल और केवल बैंके को देगा। सेम चीज है, प्रोसेस इज सेम। इसमें भी आरबीआई उधारी देता है, इसमें भी देता है, लेकिन इसमें आरबीआई कस्टमर को दे सकता है, उस कस्टमर में एक बैंक है, इसमें आरबीआई केवल और केवल बैंक को देगा। दूसरा, इसमें एसएलआर वाला जो सरकार का प्रतिभूति था, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी था, वो यूज नहीं होता था। इसमें एसएलआर वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ना मतलब आउट ऑफ बॉक्स, अगर मान लेते हैं बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये नहीं है, तो बैंक तो या कस्टमर तो रेपो रेट पर लोन ले नहीं पाएगा। उस विचित्र केस से बचने के लिए अगर बैंक को उस समय पैसा चाहिए तो बैंक को एमएसएफ दर पर जाना पड़ता है। यानी यह एक मतलब अनोखी कंडीशन है। जैसे आप नॉर्मल मान लेते हैं कि टिकट से चलते हैं, कभी विशेष जरूरत पड़ गया तो आप बिना टिकट के मूव कर रहे हैं, वैसा है। यानी ये नॉर्मल है, ये विचित्र कंडीशन, इमरजेंसी सिचुएशन। इसीलिए इसमें आरबीआई कुछ लिमिटेशंस भी लगा करके रखा है और इसका रेट ज्यादा भी होता है। जैसे मान लो टिकट का दाम 300 है, तो क्या फाइन भी 300 लिया जाता है? नहीं, बिना टिकट का आपसे 600 रुपए लेगा, इसलिए इसका रेट ज्यादा है। बाद बाकी सब कुछ सेम है। आरबीआई इसमें भी बैंक को उधारी देता है, उसमें भी देता है, लेकिन अंतर बस ये है कि इसमें केवल और केवल बैंक को ही देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें जो जीसेक इस्तेमाल होता है वो कौन सा वाला होता है? एसएलआर वाला। और एसएलआर वाला जीसेक अपना जो गुल्लक है उसमें डाल के कौन रखता है? तो केवल बैंक ही तो रखता है। एसएलआर किसके लिए है? बैंक के लिए। सीआरआर भी बैंक के लिए है, बैंक आरबीआई को देता है, एसएलआर बैंक अपने पास रखता है। तो ये बैंक के पास रखा हुआ होता है, तो इसलिए बैंके के पास ये होता है, इसीलिए इसमें केवल एलिजिबल बैंके होता है और कोई नहीं, और कोई नहीं। ठीक है भाई, इसको नॉर्मली ऐसे समझ लेते हैं, आराम से समझना है। तो देखो, रेपो रेट, पॉलिसी रेट या बेंचमार्क रेट, तीनों एक ही आदमी को बोला जाता है, और एक रिवर्स रेपो रेट, इसको हम आगे देखेंगे। इन दोनों को हम बोलते हैं आरबीआई का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। इसको इन दोनों को यही कहा जाता है कि इसके माध्यम से आरबीआई लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है, यानी पैसे को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। लिक्विडिटी मतलब पैसा, जिस भी चीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको लिक्विडिटी कहते हैं, कैश में कन्वर्ट करने की चीज को। तो रेपो रेट वह दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों को अल्पकाल के लिए ऋण देने के समय लेता है। इसके बदले सरकारी प्रतिभूति या टी बिल, जिसको हम सरकार का ही बिल है, टी बिल, ट्रेजरी बिल, एसएलआर वाला नहीं, आरबीआई के समक्ष गिरवी रखना होता है। और अल्पकाल का मतलब क्या होता है? एक रात से 14 दिन तक इसमें बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं। ग्राहक का मतलब बैंक, गैर बैंक, राज्य, केंद्र सरकार, सब कुछ है। रेपो रेट को रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। ये सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तीनों में अंतर देखो, ये आया था 2000 में, एमएसएफ आया 2011 में, और एक बैंक रेट है, हालांकि अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन तीनों एक के जैसा है। इस तीनों में आरबीआई बैंक को उधार देता है, तीनों, मतलब बैंक इन द सेंस, एक में तो कस्टमर को देता है, एक में मेनली बैंक को देता है, मतलब इसमें आरबीआई उधार देता है। प्रोसेस तीनों का सेम है। अगर आपसे कोई पूछे रेपो रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, तो एमएसएफ बढ़ाने से क्या होगा? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल। तीनों का प्रोसेस सेम है, आरबीआई इसमें तीनों उधार देता है, प्रोसेस तीनों का सेम है, बस थोड़ा सा अंदर में स्ट्रक्चर में अंतर है। इसमें अपने आरबीआई अपने ग्राहकों को देता है, जिसमें बैंक, गैर बैंक सब आता है। इसमें केवल और केवल बैंक को ही उधार देता है, और इसमें भी केवल और केवल बैंक को ही देता था। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए इस पर ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें एसएलआर वाला जो प्रतिभूति है और जीसेक है उसका प्रयोग नहीं होता, इसमें होता है। ठीक है, और इसमें जो है वैसा कुछ बात नहीं था, एसएलआर और सीआरआर वाला। इसमें रेपो रेट आर है, इसमें अल्पकाल के लिए लोन मिलता है, इसमें R% प्लस एक्स होता है।
मतलब है कि जितना भी मान लो रेपो रेट अगर 5 है तो इसमें 5 से ज्यादा ही होगा। एमएसएफ मैंने बताया ना, एमएसएफ आउट ऑफ बॉक्स कॉन्टेक्स्ट है कि नॉर्मल में आप टिकट लेके चल रहे हैं, ये बिना टिकट का है, बिना एसएलआर बिना जीसेक का है। उस केस के लिए आरबीआई इसको रखा है कि भाई इमरजेंसी कंडीशन में बैंक को अगर जरूरत है तो अगर उसके पास सरकार की प्रतिभूति नहीं है तब वो एसएलआर वाला इस्तेमाल कर सकता है। अब आप खुद सोचिए, एसएलआर वाला को उसने रखा है कि बैंक के बुरे कंडीशन के लिए, और कोई अगर बैंक एसएलआर वाला इस्तेमाल कर रहा है तो आरबीआई के लिए तो सही चीज नहीं है। इसलिए आरबीआई ने इसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके रखा है, और एमएसएफ बराबर R% प्लस एक्स। और ये तो अब इसका इस्तेमाल ही नहीं होता, तो फिर ये एमएसएफ के बराबर ही था पहले, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, मेरा ही हैंड रिटन है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं क्योंकि इसे छापा हुआ है, मेरा ही है ये। यही वाला बात है, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो आरबीआई क्लाइंट से ज़्यादा, आरबीआई बैंक से ज़्यादा ले रहा है तो ग्राहक से ज़्यादा ब्याज लेगा बैंक, ठीक है। तो रेपो रेट बढ़ा तो आरबीआई बैंक से लेगा, बैंक ग्राहक से लेंगे, और फिर ऋण महंगा, मांग कम, मुद्रास्फीति कम होगा। अब आइए रिवर्स रेपो रेट में, वो क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है और एसडीएफ क्या है? रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ, जैसे एमएसएफ और बैंक रेट था वैसे ही है ये, चीजें बिल्कुल सेम है। चीजें बिल्कुल ही सेम है। रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल ही सेम है, कोई अंतर इसमें नहीं है, ठीक है। क्या है मामला, इसको समझिए। देखिए, जैसे एमएसएफ और रेपो था वैसे ही है। अब देखो रिवर्स रेपो का मतलब क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कि बैंक के पास या कस्टमर के पास, आरबीआई के कस्टमर के पास, जिसमें एक एग्जांपल क्या है, बैंक, आरबीआई के कस्टमर के पास अगर ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा पैसा अगर है तो आरबीआई का कस्टमर क्या खेल कर सकता है, बैंक, ज्यादा पैसा है तो सस्ता में लोन बांट देगा सबको, सस्ता में लोन बांटेगा तो लोगों के हाथ में पैसा क्या होगा, खूब बढ़ जाएगा। तो बैंक क्या कर सकता है, मान लो उसके पास खूब पैसा है, सरप्लस पैसा है, तो क्या कर सकता है, सस्ता में दे दिया, सस्ता में दे देगा तो मनी जो है वो मार्केट में क्या होगा, बढ़ जाएगा, सबको लोन मिल रहा है, मनी बढ़ने से भविष्य में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, एमडीआई, मनी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। तो इससे बचने के लिए आरबीआई क्या करता है कि इनके पास जो सरप्लस पैसा है आरबीआई बोलता है हमको दे दो। तो बैंक को जो है, कस्टमर है, मतलब कस्टमर है बैंक, कस्टमर को आरबीआई कहता है कि जैसे पिछले बार हमको, हमसे तुमने लिया था, इस बार तुम हमको पैसा उधार दे दो, उधार मतलब एक्सेस पैसा हमको दे दो। तो ये जो बैंक है ये आरबीआई को एक्सेस पैसा देगा, लेकिन ये भी वही खेल करेगा जो पिछला बार आरबीआई ने करा था। आरबीआई ने क्या करा था, रेपो में आरबीआई बैंक को दिया था कितना रुपए, 12 रुपए, और बैंक से क्या क्या लिया था आरबीआई, तो एक तो लिया था गिरवी रखवाया था, क्या, जी से, एसएलआर वाला नहीं, और दूसरा क्या लिया था, इंटरेस्ट रेट। तो सेम चीज, बस बैंक की जगह आरबीआई को रख दो, आरबीआई की जगह बैंक को रख दो। तो अब यहाँ क्या करेगा, बैंक आरबीआई को देगा और आरबीआई से मांगेगा इंटरेस्ट, क्या मांगेगा, इंटरेस्ट दो भाई। आरबीआई को बोलेगा भैया मेरे पास क्या रखो, जी से। तो अब आरबीआई जो चीज पिछला बार रेपो रेट में बैंक दे रहा था, अब इस बार कौन देगा, आरबीआई। आरबीआई क्या क्या देगा, इंटरेस्ट रेट, और आरबीआई देगा गिरवी रखेगा, तब जाकर के बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई को दे देगा। जब सरप्लस पैसा दे देगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब सोचिए, अब इसमें क्या खेला है, इसमें खेला ये है कि जो ये इंटरेस्ट रेट है जो कौन ले रहा है, अब
बैंक ले रहा है या कस्टमर ले रहा है आरबीआई से, उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। सेम चीज है, बस उल्टा है। यानी यहां पर कौन ले रहा था, आरबीआई जो बैंक से ले रहा था उसको हम उस इंटरेस्ट रेट को रेपो कह रहे थे। यहां बैंक ले रहा है आरबीआई से, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अब सवाल ये उठता है कि रेपो रेट जब बढ़ा था तो क्या हुआ था, और रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा। मान लो रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा, ठीक है, अगर आरबीआई, सब कुछ कौन बढ़ाता घटाता है, बैंक नहीं, बैंक का इच्छा नहीं है, आरबीआई बोलता है हम इतना देंगे, यानी कि बैंक बोल रहा है कि हम इतना लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यह रिवर्स रेपो रेट जो है, या मान लो आरबीआई ने बढ़ा दिया, ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ेगा तो बैंक पैसा किसको देना चाहेगा, कस्टमर को या आरबीआई को। तो आप कहोगे देखो रिवर्स रेपो रेट अगर उसको ज्यादा मिल रहा है तो बैंक सोचेगा कि कस्टमर को नहीं देते हैं, किसको दे देते हैं, आरबीआई को, क्योंकि कस्टमर में पैसा डूबने का भी डर होता है। और आरबीआई दे ही रहा है, थोड़ा बहुत कम है, चलो मैनेज हो जाएगा, और आरबीआई को दे देगा तो बैंक के पास सारा पैसा किसको दे दिया, आरबीआई को, तो बैंक का लोनेबल फंड क्या हो जाएगा, कम। बैंक का लोनेबल फंड कम हो जाएगा, यानी बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, सारा पैसा आरबीआई को दे देगा। इससे बैंक जो है वो ब्याज दर ज्यादा वसूलेगा। लोनेबल फंड अगर कम हो गया, ब्याज दर ज्यादा हो जाएगा। पढ़े थे स्टार्टिंग में, लोनेबल फंड और ब्याज दर उल्टा है, और अगर ब्याज दर ज्यादा हो जाएगा तो फिर महंगाई नियंत्रित। और अगर आरबीआई ने बोला हम रिवर्स रेपो रेट कम देंगे, तो बैंक के पास दो विकल्प है, आरबीआई को देने का या कस्टमर को देने का। बैंक क्या करेगा, बोलेगा आरबीआई अगर बहुत कम दे रहा है तो हम आरबीआई को नहीं देकर किसको दे देंगे, कस्टमर को, और कस्टमर को फिर दे देगा तो फिर मामला क्या हो जाएगा, सस्ता में लोन मिल जाएगा, लोनेबल फंड बैंक के पास बहुत रहेगा, ब्याज दर कम हो जाएगा, और फिर अपस्फीति कंट्रोल हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको। अगर आरबीआई ने बोला कि हम रिवर्स रेपो रेट तुमको ज्यादा देंगे, मतलब तुमको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, तुम हमको दे दो, बैंक दे देगा या कस्टमर दे देगा आरबीआई को। तो आरबीआई को दे देगा तो फिर सब पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। तो जनता के लिए कम हो गया, तो कम हो गया लोनेबल फंड जनता के लिए, जनता के लिए है, तो जनता के लिए अगर कम हो गया तो ब्याज दर बढ़ा देगा, महंगाई नियंत्रित। यानी अगर रिवर्स रेपो रेट में बैंक सारा पैसा अगर आरबीआई को दे देता है, आरबीआई उसको लालच देता है, अगर आरबीआई को दे देता है तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आरबीआई को नहीं देकर के ग्राहक को देगा तब मंदी कंट्रोल हो जाएगा या अपस्फीति कंट्रोल हो जाएगा। तो चारों के चारों में, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, चारों के चारों को जब आप बढ़ाइएगा तो बैंक के पास कहीं ना कहीं पैसा कम हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा या ब्याज दर उसको कस्टमर से वो ज्यादा लेगा तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और चारों के चारों को घटाइएगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। एक में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और एक में डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि सर ट्रिपल आर और एसडीएफ में क्या अंतर है। ट्रिपल आर और एसडीएफ में दो चीज है जिसमें अब मेनली एक के गो है। क्या है, देखो, कस्टमर था, आरबीआई को दिया था, इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, दोनों में सेम है, सब कुछ सेम है। बस एसडीएफ में ये नहीं देना पड़ेगा आरबीआई। एसडीएफ में केवल और केवल जीसेक वो आरबीआई को नहीं देगा, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यानी ये जो चीज है ये एसडीएफ के लिए भी वही होगा। तो चाहे रिवर्स रेपो रेट से समझ लो या एसडीएफ से समझ लो, दोनों से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा बढ़ाने पर और घटाने पर डिफ्लेशन। बस अंतर एसडीएफ और रिवर्स रेपो रेट में यही है कि रिवर्स रेपो रेट में बैंक या कस्टमर आरबीआई से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये एसडीएफ में भी करेंगे, लेकिन एसडीएफ में आरबीआई को सरकारी प्रतिभूति देना
नहीं पड़ेगा। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को सरकारी प्रतिभूति देना पड़ता था, बस यही अंतर। यानी बिना प्रतिभूति वाला रिवर्स रेपो रेट एसडीएफ रेट है, बिना प्रतिभूति वाला सब कुछ सेम होगा, बस प्रतिभूति नहीं देगा। एमएसएफ में क्या अंतर है? एमएसएफ में एसएलआर वाला दे सकता है और केवल बैंक को मिलता है, लेकिन एसडीएफ में केवल और केवल एसएलआर मतलब जीसेक वाला अंतर है, बस दोनों के बीच का डिफरेंस यही है। अब आरबीआई ग्राहकों से अधिशेष राशि लेगा, मतलब बैंक, ग्राहक मतलब बैंक, तथा आरबीआई इसके बदले ब्याज देगा, वही ब्याज दर रिवर्स रेपो है। आरबीआई यहाँ ग्राहकों के पास सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखता है और ब्याज देता है, समझ गए? अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई ज्यादा ब्याज दे रहा है, क्योंकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा कर दिया आरबीआई ने, सारा कुछ आरबीआई के द्वारा ही डिसाइडेड है। बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई को देगा, बैंक का लोनेबल फंड यानी ऋण राशि कम हो जाएगा, जनता के लिए ऋण महंगा हो जाएगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। ये रिवर्स रेपो रेट का है। और स्टैंडिंग जो डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा। इसको उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा 2013 में रेकमेंड किया गया था। ये क्या है? अनकोलेटरलाइज्ड रिवर्स रेपो रेट, यानी बिना, जो बस सब कुछ सेम है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को बैंक देता है, ये भी ठीक है, एसडीएफ में भी देगा। आरबीआई से इंटरेस्ट लेता है, वो भी ठीक है, बस आरबीआई इसमें कोलेटरल नहीं देगा, बस यही अंतर है। तो द बैंक लेंड्स टू द आरबीआई इन रिटर्न फॉर विच आरबीआई गिव्स इंटरेस्ट रेट, ये ठीक है, दिस इंटरेस्ट रेट इज एसडीएफ रेट। यहां पर आरबीआई डज नॉट प्लेज कोलेटरल, यहां पर आरबीआई कोलेटरल गिरवी, सरकारी प्रतिभूति गिरवी नहीं रखेगा, बस यही अंतर है। यही अगर रखा लिख देंगे तो आरआरआर बन जाएगा रिवर्स रेपो रेट, और नहीं रखा लिखे हैं तो ये एसडीएफ हो जाएगा। 2018 में आरबीआई कानून में सुधार हुआ और इसे फिर पॉलिसी कॉरिडोर में शामिल किया गया, मतलब अपने पॉलिसी की लिस्ट में फिर इसको जो है वह उसने शामिल कर दिया। ठीक है, क्लियर है? यही जो है वो स्टैंडिंग डिपॉजिट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यहां पर हम लोग जो है वह सारा जो है हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। बस एक लास्ट पढ़ना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन भैया क्या है? अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है। मान लो सरकार है, सरकार आरबीआई को बोलती है भैया पैसा लाओ, हमको हमको सर हमको मुफ्त में बांटो, मनरेगा में हमको पैसा देना है। आरबीआई जो है वो सरकार के बिहाफ पे बॉन्ड जारी करता है, ठीक है? तो आरबीआई सरकार के बिहाफ पे, यानी सरकार के नाम सरकार का है लेकिन जारी आरबीआई करता है। अब इस बॉन्ड को आरबीआई जो है वह सेल भी करता है, किसको किसको कर सकता है? बैंक को, नॉन बैंक को, कस्टमर को, हम और आपको, ग्राहक को, नॉर्मल नॉर्मल जो पब्लिक है उसको बेच सकता है। और बेचा हुआ चीज भविष्य में खरीद भी सकता है, परचेज भी कर सकता है इन्हीं से। देखो यहीं पर जब बैंक को बेचता है ना, तो यहीं पर बैंक के पास जीसेक आता है, जिस जीसेक का प्रयोग बैंक जो है वो भविष्य में कर सकता है। किसके लिए? रिवर्स रेपो रेट में लोन लेने के लिए, सॉरी, रेपो रेट में लोन लेने के लिए यहीं से बैंक कर सकता है। तो एसएलआर वाला नहीं है, एसएलआर में भी डालने के लिए भी यहीं से खरीद सकता है, और रेपो रेट पे लोन लेने के लिए भी यहीं से, जो खरीदा हुआ बैंक जो खरीदेगा ना आरबीआई से, उसी का इस्तेमाल वहां कर सकता है। अब बात ये उठता है कि आरबीआई अगर जीसेक या सरकार का बॉन्ड बेच रहा है, तो देखो बेचने से क्या होगा? अगर आरबीआई सरकार का बॉन्ड बेचेगा, पैसा किसके पास आएगा? मान लो हमने बेचा, आप, तो पैसा आप हमको देंगे, यानी पैसा जैसे ही वो बेचेगा पैसा किसकी तरफ चला जाएगा? आरबीआई की तरफ, यानी मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। और मार्केट से जैसे ही पैसा कम हो जाएगा, क्या होगा? जैसे ही मार्केट से पैसा कम हुआ, एम कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल, एमडीआई। पैसा मार्केट, देखो मार्केट में डलेगा,
इन्फ्लेशन कंट्रोल, निकलेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल। जैसे ही मान लो आरबीआई को महंगाई दिख रही है, बहुत महंगा हो रहा है चीज, तो आरबीआई एक उपाय और भी अपना सकता है कि आरबीआई अपना गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो बेचे। तो बेचेगा तो सारे लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीदेंगे, तो आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा, मार्केट से पैसा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आरबीआई को लग रहा है भैया लोगों के पास पैसे नहीं है, मंदी चल रहा है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अब जो है ना वो आपके पास जो बॉन्ड था वो बोलेगा हमको बेचो। तो आप उसको जैसे ही बेचिएगा तो आरबीआई जब आपको पैसा देगा, तो आरबीआई जब पैसा देगा तब आपके पास पैसा बढ़ जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो जब खरीदेगा तो आपसे कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल। जब बेचेगा तो जब बेचेगा तो मतलब बेचेगा मतलब आरबीआई जब आपसे खरीद रहा है और एक बार बेच रहा है, जब आरबीआई सेल करेगा बेचेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, जब आरबीआई आपसे खरीदेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। एक बार आपको पैसा देगा, एक बार आपसे पैसा निकाल लेगा। तो जब बेचेगा, देखिए प्रतिभूति बेच रहा है तो आप पैसा दे देंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल, पैसा आ गया इधर आरबीआई के पास। और जब खरीदेगा, आपसे खरीद रहा है तो पैसा आपको देगा, आपके पास पैसा बढ़ जाएगा, अब स्फीति कंट्रोल। ठीक है, अब इसके तीन तरीके हैं। एक स्टरलाइजेशन, ओएमओ अलग अलग तरीके से करता है, मतलब इन सारे तरीके में एक चीज कॉमन है, आरबीआई सरकार के बॉन्ड को बेचता है या खरीदता है। बेचता जब है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहता है, जब खरीदता है तो उससे डिफ्लेशन कंट्रोल करना चाहता है। और उसके उस इस तीनों तरीके में ये चीज कॉमन है, और ये तीनों तरीके का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर आरबीआई करता है। तो बस इसका नाम हम ध्यान रखेंगे कि स्टरलाइजेशन एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मतलब इसमें आरबीआई सरकार के बॉन्ड को खरीदता या बेचता है। तो ये मार्केट स्टरलाइजेशन और ऑपरेशन ट्विस्ट तीनों एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। अब वो कहाँ कहाँ होता है वो लिस्ट, मतलब इम्पोर्टेंट टू नो। तो इसमें आपको जो है वो जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है। ठीक है जी। अब अभी ये जो है फिलहाल अभी यही है कि जब सब कुछ को बढ़ाइएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, जब सब कुछ को घटाइएगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल। ओएमओ खरीदेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल, बेचेगा आप ऐसा देंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो ये सबसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, बेचेगा तो इन्फ्लेशन। अभी अभी फिलहाल जो रेट है वो यही है, याद रखेंगे इसको। अभी फिलहाल जून 2025 का रेट जो है वो यही है। इसमें रिवर्स रेपो को अब जो है आरबीआई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, उसको फिक्स कर दिया है। जो चेंज करता है वो एसडीएफ में करता है, कि रिवर्स रेपो रेट को अब बदल हटा दिया है। बोला भैया इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन रखे हुए मतलब अपने डिटेल में वो दिखाता है, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं करता, उसको फिक्स कर दिया 3.35%। अब ये जो सारा कुछ डिसाइड होता है कि रेपो रेट क्या होगा, मेनली ये सबको डिसाइड कौन करता है, इसके लिए एक समिति होती है, इसको कहा जाता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी जो है यह 2016 में बनाई गई। इस कमेटी में कुल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 सरकार की तरफ से, 6 सदस्य, टोटल 6 सदस्य, मतलब इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर, मतलब आरबीआई गवर्नर प्लस 5, ऐसा समझिए, गवर्नर प्लस 5। एक साल में कम से कम 4 बार मीटिंग अनिवार्य है, न्यूनतम 4 लोग होने चाहिए तभी मीटिंग होगा। इसमें आरबीआई का गवर्नर प्लस 3 लोग, 4 लोग। व्यवहारिक तौर पर एक साल में 4 बार अलाउ है, लेकिन हम लोग जो है वो एक साल में 6 बार कर लेते हैं, हर 2-2 महीने पे करते हैं तो 6 बार हो जाता है, लेकिन हर 3-3 महीने पे मिनिमम करना है। हम लोग अच्छा कर रहे हैं, 2 बार 2-2 महीने पे कर रहे हैं। यह समिति रेपो रेट इन सबको निर्धारित करती है, मेनली रेपो रेट को यह निर्धारित करती है। अब 6 लोग हैं, 1 लोग और प्लस 5 लोग। अब ये जो एक है ये कौन है, आरबीआई का गवर्नर है। अब मान लो 6 लोग हैं तो टाई तो हो ही सकता है, क्योंकि पहली बार में भी गवर्नर वोट करता है,
पहली बार में गवर्नर भी वोट करता है, आरबीआई का जो जो इस समिति का हेड होता है, आरबीआई का गवर्नर, वो भी वोट करता है। तो मान लो 3 लोग एक साइड चले गए और 3 लोग एक साइड चले गए, मान लो ये 3-3 बट गया। पहली बार में सारे के सारे मेंबर वोट करते हैं, अध्यक्ष यानी गवर्नर भी वोट करता है। ये मत समझिएगा गवर्नर वोट नहीं करता, क्योंकि गवर्नर वोट नहीं करता तो 5 मेंबर था, टाई हो जाता, टाई होने का संभावना नहीं था। पहली बार में गवर्नर भी वोट करता है, अब टाई हो गया मान लो 3-3, उस केस में फिर फाइनल वोट जो है वह आरबीआई का गवर्नर देगा। यानी अब 3-3 जब बराबर हो गया तब उसको एक और वोट देने को मिलेगा। यानी आरबीआई का गवर्नर 2 बार देगा, एक बार पहली बार और दूसरा बार मत बराबरी की स्थिति में भी देगा। सरकार को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, अब जैसे मान लो आरबीआई इसमें समिति मिलकर डिसाइड की रेपो रेट बढ़ेगा कम होगा, अब सरकार मान लेते हैं इलेक्शन आ गया, सरकार सोचती है कि लोन सस्ता कर दें, सरकार बोल दी अरे भाई कर देना, ऐसा नहीं चलेगा, लिखित देना पड़ेगा। सरकार के पास, आरबीआई सरकार के परामर्श से एक लक्ष्य निर्धारित की हुई है जो 4 ± 2%, उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अंग्रेजी में भी यहाँ लिखा हुआ है, सरकार को इस डेडलाइन को, मतलब आरबीआई को इस डेडलाइन को फॉलो करना है। अगर आरबीआई ने इस डेडलाइन को फॉलो नहीं किया, मान लेते हैं लगातार 3 तिमाही, मतलब लगातार 9 महीना, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हुआ फिर 2 बार हो गया, ऐसा नहीं, लगातार 3-3 महीना, मतलब लगातार 9 महीना लगातार नहीं हुआ, तो आरबीआई को लिखित देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ, सरकार को लिखित। ऐसा क्या कभी हुआ है? हाँ, नवंबर 2022 में ऐसा हुआ कि लगातार 3 तिमाही हम 4 ± 2% वाले टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। आरबीआई ने सरकार को यह कारण बताया, वह कारण अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो हमारे और आपको उस कारण को जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा है मामला। तो हम अगली क्लास में जो है वह अब क्या पढ़ेंगे?